जरा मुझे बता दो एक बार, स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, नमस्ते, मोस्ट वेलकम। चलो भाई, सब चीज ओके है, इसका मतलब तुमको मैं दिखाई दे रहा हूं, सब चीज बरोबर है, ठीक है। चलो नमस्ते। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले हमारे सीएम एंड गवर्नर्स के क्वेश्चन है ना, और फिर बाकी और टॉपिक से हमारे आते रहेंगे। ओके भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया किसको? ठीक है भाई, जरा बताओ केरल का गवर्नर कौन बने हैं। अगर हम देखें केरल के सीएम कौन हो जाएंगे, वो तो आपको पता ही है, पिनरई विजयन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पिनरई विजयन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो, ठीक है भाई। अब जरा बताओ, और ध्यान रखना आज आपको बीच में क्या भी देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे यहां पर जो एडिक्विटी के क्वेश्चंस है वो बीच में मिलेंगे आपको। 5-6 क्वेश्चंस होंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे और डेली बेसिस पर वैसे आया करेंगे आपको। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इज द राइट आंसर। वो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे, ये कहां के थे? बिहार के थे, बिहार के। समझ गए, बिहार के थे, लेकिन इनको कहां का बना दिया? इनको बना दिया है केरला का। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है सीवी आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? जरा बताना, पश्चिम बंगाल है या फिर आप लगाओगे राजस्थान, बिहार या फिर गुजरात? किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सीवी आनंद बोस की बात कर रहे हैं। सीवी आनंद बोस की हम बात कर रहे हैं। जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या हम पश्चिम बंगाल लगा सकते हैं इसमें से? यस, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। ओके भाई, और वहां की जो सीएम हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी ममता दीदी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो हमारा वेस्ट बंगाल है ये हमारा पूर्वी राज्य है, याद रखोगे, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वी राज्य कहते हैं। और यहां पर पार्टी कौन सी रूल करती है? तृणमूल कांग्रेस। कब बनी थी? 1 जनवरी 1998 में। इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ममता बनर्जी ही है। ये भी आप ध्यान रखोगे, ममता बनर्जी ही है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रेखा गुप्ता हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की चौथी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है? जरा बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? रेखा गुप्ता की बात कर रहे हैं। तो रेखा गुप्ता कहां की बनी है? वो बनी है दिल्ली की, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कहां की? दिल्ली की। और दिल्ली में है 70 विधानसभा की सीटें। ध्यान रखोगे, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 है वहां पर। 70 में से ध्यान रखोगे बीजेपी कितनी जीत गई है? 48 सीट जीत गई है और 22 आम आदमी पार्टी जीती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, दिल्ली इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या लगता है आपको? हरियाणा है, राजस्थान है, ओडिशा या फिर आप लगाओगे केरला है? असीम कुमार घोष की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, जरा बताओ ये बने हैं कब? जुलाई में बने हैं, जुलाई में, है ना भाई। प्रोफेसर असीम कुमार घोष की अगर हम बात करें, ठीक है भाई, जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर ये हरियाणा के बने हैं, हरियाणा के। पहले कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय थे। ओके भाई, बंडारू दत्तात्रेय ये थे, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो इनकी जगह अब प्रोफेसर असीम कुमार घोष बन गए हैं। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे नायब सैनी। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कौन हो जाएंगे? नायब सैनी। आ जाओ नेक्स्ट पर। आनंदीबेन पटेल निम्नलिखित में से किस राज्य की आपको राज्यपाल लगती हैं? जरा बताओ, आनंदीबेन पटेल को देख रहे हैं हम, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें वो कहां की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर पंजाब की हो जाएंगी? तो हमारा राइट आंसर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। यूपी को अगर आप देखोगे 403 यहां पर क्या है? विधानसभा की सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 100 यहां पर विधान परिषद की देखने को मिलेंगी। लोकसभा की यहां पर 80 देखने को मिलेंगी। राज्यसभा की यहां पर आपको 31 देखने को मिलेंगी। और ये है योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कौन सी भी बार शपथ ली है? जरा बताओ, उन्होंने जो शपथ ली है, क्या वो ली है उन्होंने 7वीं बार या फिर आप लगाओगे 8वीं बार या फिर आप लगाओगे 9वीं बार या फिर 10वीं बार, है ना? और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? वहां के आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे, बिहार के। ये केरल के थे, ये ध्यान रखना, केरल के थे ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर, इन्होंने कौन सी बार शपथ ली है? जरा बताओ, 9वीं। ठीक है भाई, और 9वीं बार कब ली है इन्होंने? 28 जनवरी 2024 को इन्होंने शपथ ली है। और 243 विधानसभा की सीटें हैं। कहां पर है ये? बिहार में, है ना भाई, ध्यान रखोगे, बिहार में। आ जाओ नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है मोहन चरण मांझी को निम्न में से किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे? मोहन चरण मांझी अगर हम देखें
ये किसके बने हैं मोहन चरण मांझी, जरा बताइए भाई। ये बने हैं कहां के, ओडिशा के। 2024 में वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और कितनी सीटों पर, 147 सीटों पर हुए हैं, 147 सीटों पर, उनमें से 78 जीत गई थी बीजेपी। ठीक है भाई, तो कौन बन गए सीएम, मोहन चरण मांझी। ओके, और यहां के आपको कंबापति हरू बाबू कौन देखने को मिल जाएंगे, ये है आपके यहाँ के गवर्नर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है चंद्रबाबू नायडू को निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, जरा बताओ। चंद्रबाबू नायडू है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो भाई, ये है चंद्रबाबू नायडू, सबसे अमीर सीएम है ये, सबसे अमीर सीएम है ये। और ये सबसे अमीर सीएम कहां के हैं, ये है आंध्र प्रदेश, इज द राइट आंसर। 2024 में आंध्र प्रदेश में भी चुनाव हुए थे और जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए 2024 में 175 सीटों पर हुए, उसमें से 135 सीट इनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी जीत गई थी। ठीक है भाई, पार्टी जरूर ध्यान रखना। और यहां के कौन हो जाएंगे, एस अब्दुल नजीर यहां के राज्यपाल हो जाएंगे, यहां के राज्यपाल हो जाएंगे ये। क्लियर है। अजोबी नेक्स्ट पर। बोलता है पेमा खांडू को निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। पेमा खांडू की बात कर रहे हैं हम, जरा बताओ किसके बने हैं, क्या हरियाणा के या फिर राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। अगर हम देखें पेमा खांडू, ये है अगर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश में 60 क्या हो जाएंगी, विधानसभा की सीटें हो जाएंगी और ये अरुणाचल प्रदेश के ही बने हैं। और यहां के हैं कैवल्य त्रिविक्रम, ध्यान रखोगे, परनायक ये हो जाएंगे यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ये हो जाएंगे, ध्यान रखना गवर्नर को। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं रमेन डेका को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल चुना गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रमेन डेका की बात कर रहे हैं। जरा बताओ रमेन डेका ये किसके बने हैं, क्या हरियाणा लगाओगे या फिर आप लगाओगे राजस्थान या फिर आप लगाओगे उड़ीसा या फिर आप लगाओगे छत्तीसगढ़, ये कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे सर। अगर हम देखें रमेन डेका बने हैं कहां के, छत्तीसगढ़। क्लियर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, तो हमारा राइट आंसर है छत्तीसगढ़। और अगर आप देखोगे सीएम हो जाते हैं विष्णुदेव साई वहां के। ठीक है भाई, ये सीएम हो जाएंगे। कौन लगा रहा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होगा, गड़बड़ हो जाएगी। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है असम के नए राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है, असम के नए गवर्नर, जरा बताओ। अगर हम देखें किसकी बात कर रहे हैं, असम के न्यू गवर्नर की बात कर रहे हैं हम। जरा बताओ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे इसमें से, मानिक शाह है या फिर आप लगाओगे पेमा खांडू या फिर आप लगाओगे इसमें से जोरनथांगमा या फिर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, है ना भाई। जरा बताओ असम के नए आपको कौन से लगते हैं इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या आप लगाओगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर, है ना भाई, ये हो जाएंगे। और यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। क्लियर है। यहां पर विधानसभा की सीटें 126 है, यहां पर लोकसभा की सीटें कितनी है, 14, राज्यसभा की कितनी है, 7, ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बन गए हैं, जरा बताओ। लद्दाख के नए, है ना। अगर हम देखें लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बन गए हैं, जरा बताइए। उपराज्यपाल ये कौन बन गए हैं लद्दाख के, अगर हम देखें वो है अनिल बैजल या फिर आप लगाओगे विनय कुमार सक्सेना या फिर आप लगाओगे कविंद्र गुप्ता या फिर आप लगाओगे देवेंद्र कुमार जोशी, ये कौन सा हो जाएगा सर। अगर हम देखें लद्दाख के कविंद्र गुप्ता बन गए, सी इज द राइट आंसर। और ये कब बने हैं, ये जुलाई 2025 में ही तो बने हैं, है ना भाई, जुलाई 2025 में ही बने हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। भूपेंद्र पटेल निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे। भूपेंद्र पटेल के बारे में हम देख रहे हैं, है ना। अगर हम देखें ये कौन सा है, भूपेंद्र पटेल को देख रहे हैं हम, तो ये हमारा राइट आंसर क्या है, हरियाणा के हैं या फिर आप लगाओगे राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात, ये कहां के हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे गुजरात इज द राइट आंसर। और गुजरात में ध्यान रखना 182 लोग है ना भाई, विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 182 हो जाएंगी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। 26 वहां पर लोकसभा की हो जाएंगी, 11 वहां पर अगर आप देखोगे राज्यसभा की। और यहाँ के आचार्य देवव्रत हो जाएंगे गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्न में से कौन कर्नाटक के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जरा बताओ। कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, अगर हम देखें कर्नाटक का सीएम, है ना भाई, अगर हम देखें तो ये कौन सा है, पिनरई विजयन है या फिर आप लगाओगे ला गणेशन है या फिर सिद्धारमैया है या फिर आप लगाओगे जगमोहन रेड्डी है, ये कौन हो जाएगा जरा बताओ। तो सर वो हो जाएंगे सिद्धारमैया इज द राइट आंसर, है ना भाई। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, थावर चंद गहलोत हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आज भाई नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं।
बोलता है डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव को ये आपको किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, जरा बताओ कौन से हैं डॉक्टर मोहन यादव के बारे में बात कर रहे हैं हम, जरा बताओ क्या लगाओगे, क्या ये मिजोरम के हैं या फिर ये छत्तीसगढ़ के हैं या फिर ये मध्य प्रदेश के, या फिर आप लगाओगे राजस्थान के हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये कहां के हैं, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर है ना, ये कहां के हो जाएंगे, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। राज्यपाल है मंगूबाई सी पटेल इज द राइट आंसर, मंगूबाई छगनभाई पटेल गवर्नर हो जाएंगे। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है इनमें से गोवा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है, गोवा के कौन हो जाएंगे, जरा बताओ, या आप लगाओगे इसमें से चंद्रशेखर राव या फिर प्रमोद सावंत को लगाओगे, एमके स्टालिन को लगाओगे, जगमोहन रेड्डी को लगाओगे। भाई गोवा के लिए हम लगाएंगे इसमें से प्रमोद सावंत इज द राइट आंसर। राज्यपाल हो जाएंगे यहां पर अगर आप देखोगे अशोक गजपति राजू इज द राइट आंसर। अशोक गजपति राजू अभी बने हैं जुलाई में, ये ध्यान रखना, जुलाई 2025 में ही बने हैं ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस राज्य के रूप में नियुक्त किया गया है, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, जरा बताओ किस राज्य का, हम गुलाब चंद कटारिया की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, जरा बताओ ये जो हम गुलाब चंद कटारिया को देख रहे हैं इनके बारे में जरा बताइए, ये ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, या फिर आप लगाओगे गुजरात हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, शाबाश बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है पंजाब इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। और पंजाब के सीएम कौन है, पंजाब के सीएम हो जाएंगे भगवंत मान, कौन हो जाएंगे, भगवंत मान हो जाएंगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, किसकी बात कर रहे हैं हम, पुदुचेरी की बात कर रहे हैं। पुदुचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पर विधानसभा तो है ही भाई, और वहां पर 30 ध्यान रखोगे इलेक्टेड और 3 नॉमिनेटेड, टोटल 33 सीटें विधानसभा में मिल जाएंगी। तो वहां का किसको बनाया गया है इसमें से जरा बताओ, वो बनाया गया के कैलाश नाथन इज द राइट आंसर, है ना, वहां का एलजी जो बनाया गया एलजी, और जो वहां के सीएम है वो कौन है इसमें से, वो है रंगास्वामी इज द राइट आंसर। ध्यान रखोगे एन रंगास्वामी, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, एन रंगास्वामी, ये बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है प्रफुल्ल पटेल को निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल की बात कर रहे हैं, जरा बताओ। देखो प्रफुल्ल पटेल कहां के आपको लगते हैं, है ना भाई, कहां के एलजी लगते हैं, भाई ये एलजी है दमन और दीव के, ध्यान रखोगे, दमन दीव दादरा नगर हवेली के, ठीक है भाई, दादरा नगर हवेली के है ये, ओके। लेकिन अगर आप देखोगे, है ना भाई, अगर आप देखोगे इनको अतिरिक्त प्रभार कहां का भी मिला हुआ है, लक्षद्वीप का भी मिला हुआ है इनको, लक्षद्वीप का, ध्यान रखना। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री पद दिया गया है, जरा बताओ। सुखविंदर सिंह सुक्खू को देख रहे हैं हम, अगर हम देखें सुखविंदर सिंह सुक्खू को, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, है ना भाई, जरा बताइए। सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या ये हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे, या फिर आप लगाओगे राजस्थान, या फिर आप लगाओगे बिहार, या फिर आप लगाओगे पंजाब, इसमें से कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश के हैं, है ना भाई, कहां के हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के। और अगर आप देखोगे राज्यपाल, ये शिव प्रसाद शुक्ल हो जाएंगे यहाँ के राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, हम कहां की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, है ना, जरा बताओ। उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, वहां के आपको सीएम कौन नियुक्त किए गए हैं, क्या मनोज साहू है, नहीं, पेमा खांडू को लगाएंगे, नहीं, पुष्कर सिंह धामी इज द राइट आंसर, ओके भाई। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो गुरमीत सिंह है, यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, गुरमीत सिंह इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अजय कुमार भल्ला को राज्य के रूप में, है ना भाई, किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, अजय कुमार भल्ला को, जरा बताओ किसका दिया गया है, वो दिया गया है नागालैंड का, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे नागालैंड का। और अगर आप देखोगे मुख्यमंत्री कौन है, वहां के नेफ्यू रियो हो जाएंगे। और नागालैंड के अंदर 60 विधानसभा की सीटें हैं, 60 विधानसभा की सीटें हैं, एक वहां पर लोकसभा और एक ही राज्यसभा की सीट है नागालैंड के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल के रूप में असम के साथ किस अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जरा बताओ क्या लगाओगे, ये कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, या फिर आप लगाओगे मणिपुर है ना भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे। असम के साथ अन्य किस राज्य का इनको दिया गया है ना। अगर हम देखें अजय कुमार भल्ला को, शाबाश बहुत अच्छे कर सकते हैं, है ना भाई, वो कौन सा हो जाएगा,
क्या त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है या फिर मणिपुर लगाओगे इसमें से? भाई हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है भाई, शाबाश, सोचो। क्या मणिपुर का दिया गया है ना? सोच लेना इसमें से। बहुत बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चे सोच रहे हैं, है ना। अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल के रूप में असम के साथ किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ना? नागालैंड इज द राइट आंसर। अभी हमने देखा। अजो नेक्स्ट पर बोलता है निम्न में से कौन हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? जरा बताओ, महाराष्ट्र के कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं आचार्य देवव्रत इज द राइट आंसर, है ना, ध्यान रखोगे। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस इज द राइट आंसर, देवेंद्र फडणवीस। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? तेलंगाना की बात कर रहे हैं। जरा बताओ ये आगे कौन बने हैं, है ना। अगर हम देखें, ये मानिक शाह है, पेमा खांडू है, या फिर आप लगाओगे इसमें से जिष्णुदेव वर्मा है, गुलाब चंद कटारिया है। जरा बताइए इनमें से कौन हो जाएंगे, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिष्णुदेव वर्मा इज द राइट आंसर। सीएम हो जाएंगे रेवंत रेड्डी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। या जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। विनय कुमार सक्सेना निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? जरा बताओ विनय कुमार सक्सेना के बारे में, है ना। अगर हम देखें, विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे दिल्ली के। समझ गए भाई, कहां के? दिल्ली के। और दिल्ली की सीएम कौन है? वो तो आपको पता ही है। ठीक है भाई, वो तो आपको पता ही है, रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, रेखा गुप्ता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल आपको कौन लगते हैं? जरा बताओ। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की बात कर रहे हैं हम, अंडमान निकोबार की। अगर हम देखें, अनिल बैजल, या फिर आप लगाओगे विनय कुमार सक्सेना, या फिर राधा कृष्ण माथुर है, या फिर आप लगाओगे देवेंद्र कुमार जोशी हैं। जरा बताओ इसमें से, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। अंडमान निकोबार के एलजी हम ढूंढ रहे हैं, एलजी, तो वो है देवेंद्र कुमार जोशी। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पूछ लेता है यहां से निकाल के। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो अभी हमने देखा दादरा नगर, है ना, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है उन्हें लक्षद्वीप का। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? प्रफुल्ल पटेल इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एमके स्टालिन निम्न में से किस राज्य के आपको मुख्यमंत्री लगते हैं? एमके स्टालिन, जरा बताओ कहां के हैं? क्या गोवा के, केरल के, तमिलनाडु, या फिर आप लगाओगे गुजरात के हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के हो जाएंगे। और राज्यपाल है वहां के RN रवि। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये है RN रवि। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। मनोज सिन्हा निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? जरा बताओ, हम कहां की बात कर रहे हैं? हम मनोज सिन्हा की बात कर रहे हैं, है ना भाई, मनोज सिन्हा। जरा बताइए ये कहां के? जम्मू और कश्मीर के हैं, या फिर आप लगाओगे दिल्ली के, या फिर आप लगाओगे लद्दाख, या फिर पुदुचेरी? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर के हैं ये। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मनोज सिन्हा। और जम्मू एंड कश्मीर में आपको 90+5 यानी कि टोटल 95 सीटें वहां पर विधानसभा की देखने को मिलेंगी। 90 पर वोटिंग होती है और 5 LG के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यहां के सीएम कौन हो जाएंगे? उमर अब्दुल्ला हो जाएंगे, उमर अब्दुल्ला। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के नए राज्यपाल हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? कहां के? राजस्थान के ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है भाई, जरा बताओ भाई, वहां का आप राज्यपाल देख रहे हो, राज्यपाल। ठीक है, ये कौन सा लगाओगे? मनोज साहू है, या फिर आप लगाओगे ला गणेशन, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, या फिर आप लगाओगे जगदीश पटेल? जरा बताओ, वहां के सीएम तो भजनलाल शर्मा है, सीएम भजनलाल शर्मा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? बागड़े इज द राइट आंसर। हरिभाऊ किशन राव बागड़े इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है CH विजय शंकर को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, या फिर आप लगाओगे मेघालय? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम CH विजय शंकर की बात कर रहे हैं, विजय शंकर की बात कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर CH विजय शंकर कौन सा हो जाएगा इसमें से? वो हो जाएगा इसमें से, किसका लगाओगे? मेघालय इज द राइट आंसर। मेघालय के जो सीएम है वो कौन है? कानराड सांगमा हो जाएंगे। यहां के सीएम है कानराड सांगमा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ओम प्रकाश माथुर को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ओम प्रकाश माथुर की बात कर रहे हैं, ये किसके हैं? अगर हम देखें बिहार, सिक्किम, हरियाणा या फिर उड़ीसा? भाई बिहार के भी हमने पढ़ लिए, हरियाणा के भी, उड़ीसा के भी, है ना। ये सिक्किम के हैं, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। ठीक है भाई। और वहां के प्रेम सिंह तमांग, जिनको हम प्यार से गोले बोलते, गोले,
वो वहां के सीएम हो जाएंगे। और यहां पर 32 विधानसभा की सीटें हैं, 32 में से 31 है ना गोले की, यानी कि प्रेम सिंह तमांग की पार्टी जीत गई थी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, 31 सीटें। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्न में से कौन झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? जरा बताओ, झारखंड के राज्यपाल कौन है? मनोज साहू है, या फिर आप लगाओगे ला गणेशन, संतोष कुमार गंगवार, या फिर आप लगाओगे जिष्णुदेव शर्मा? ये कौन सा हो जाएगा जरा बताओ। तो सर इनमें से झारखंड के नए राज्यपाल किसको? तो सर वो हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार इज द राइट आंसर। और वहां के सीएम हो जाएंगे हेमंत सोरेन इज द राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी बनाया गया? भाई वो पंजाब के भी राज्यपाल हैं और प्रशासक है किस केंद्र शासित प्रदेश के? चंडीगढ़ के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया? जरा बताओ, त्रिपुरा के है ना भाई, अगर हम देखें तो कौन बने हैं मुख्यमंत्री? मानिक शाह है, अगर हम देखें पेमा खांडू, या फिर जोरंग थंगमा, या फिर आप लगाओगे इसमें से कानराड सांगमा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएंगे यहां पर मानिक शाह इज द राइट आंसर। और यहां के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इसमें से एन इंदरसेन रेड्डी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है लाल दुहोमा को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? जरा बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लाल दुहोमा की बात कर रहे हैं। लाल दुहोमा, जरा बताओ मिजोरम हो जाएगा, या फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, या फिर आप लगाओगे गुजरात हो जाएगा? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे है ना। ये किसके बने हैं भाई? लाल दुहोमा बने हैं किसी ना किसी के, वो बने हैं मिजोरम के। और यहां के राज्यपाल कौन है? जनरल विजय कुमार सिंह इज द राइट आंसर, यानी कि वीके सिंह। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हमारी झीलों से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक, हमने सीएम एंड गवर्नर्स को कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अच्छा, बड़खल झील निम्नलिखित में से आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? क्या ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, या फिर आप लगाओगे गुजरात में है? कहां पर है जरा बताओ बड़खल झील? अगर हम देखें बड़खल जो झील आपको देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है कहां पर? जहां पर सूरज कुंड मेला लगता है ना, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है भाई। फरीदाबाद कहां पर है? वो हो जाएगा हरियाणा के अंदर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हरियाणा इज द राइट आंसर। ओके, हरियाणा इज द राइट आंसर। झारखंड कौन कह रहा है? गड़बड़ हो जाएगी। लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको देखने को मिलती है? जरा बताओ, लोकटक झील आपको कहां देखने को मिलेगी? क्या नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखो, इसके लिए आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट, और यहां पर पड़ेगा मणिपुर। मणिपुर में आपको लोकटक झील देखने को मिलेगी। कैसी है ये? मीठे पानी की झील है, नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो हमारा राइट आंसर है मणिपुर। अच्छा, यहां पर आपको कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है, यह भी आप ध्यान रखोगे। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है ये। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, तैरता नेशनल पार्क। क्लियर है, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील नहीं है? कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा नहीं बनवाई गई है वो। ओके, देखते हैं। क्या आपको लगेगी हमीरसर झील है, या फिर अगरा झील है, कंकरिया झील है, या फिर हुसैन सागर झील है? जरा बताओ। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा नहीं बनवाई गई है वो, ठीक है। अब जरा बताओ कौन सी लगती है इसमें से, है ना भाई, शाबाश। देखो, हमीरसर झील आपको गुजरात के अंदर देखने को मिल जाएगी। कहां पर है? गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगी। अगरा झील आपको बेंगलुरु के पास देखने को मिल जाएगी, बेंगलुरु के पास, समझ गए भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और ये जो कंकड़िया झील देखने को मिलती है, ये भी आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगी। हुसैन सागर झील आपको देखने को मिल जाएगी तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। अब जरा बताओ कौन सी है जो कृत्रिम झील नहीं है? देखो, हुसैन सागर बनवाई हुई है, कंकड़िया बनवाई हुई है, हमीरसर बनवाई हुई है, लेकिन जो अगरा झील है ना बेंगलुरु के पास, ये बनवाई हुई नहीं है। ये तो आपको नेचुरल देखने को मिलेगी, यानी कि प्राकृतिक झील है, ये नेचुरल झील है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? कौन सी आपको इसमें से खारे पानी की देखने को मिलेगी? जरा बताओ। लोनार है, सांबर है, लोकटक है, इनमें से कोई नहीं है। देखो, जो भी समुद्र से टच होंगी भाई वो तो खारे पानी की होंगी, है ना। जो भी समुद्र से आपको टच देखने को मिलेगी ना,
समुद्र से लगी हुई, वो तो आपको खारे पानी की देखने को मिलेगी मिलेगी, ये ध्यान रखना। अब जरा बताओ इसमें से कौन सी लगती है? सांबर लगती है ना भाई। सांबर हमारी समुद्र से टच नहीं है, फिर भी खारे पानी की झील है, ठीक है, ध्यान रखोगे। और ध्यान रखना ये जो सांबर झील है ये आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में, किसके पास? जयपुर के पास आपको देखने को मिलेगी, जयपुर के पास। आंतरिक भाग में, भारत के आंतरिक भाग में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आंतरिक भाग में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे पूरे भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, फिर तो आप चिल्का लगा के जाओगे, लेकिन चिल्का बिल्कुल बाहर की ओर है ना, बंगाल की खाड़ी से टच है। आंतरिक भाग में ये है सांबर सबसे बड़ी खारे पानी की झील। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सस्तमकोट्टा झील है? ये सस्तमकोट्टा झील कहां पर है जरा बताओ। अगर हम देखें गोवा में, या फिर आप लगाओगे केरल में, कर्नाटक में, तो ये हमारी हो जाएगी केरल में आपको, है ना। सस्तमकोट्टा झील यहीं मिलेगी। वेबनांद झील आपको यहीं देखने को मिलेगी, है ना भाई। वेबनांद झील भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है इनमें से कौन सी झील मध्य प्रदेश में आपको स्थित लगती है ना। अगर हम देखें कहां पर? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जरा बताओ। उमियम झील है, शिव सागर है, भोजताल है, हुसैन सागर है। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई। भोपाल के पश्चिम में देखने को मिलती है ये जो भोपाल है ना, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल के पश्चिम में है। कौन सी झील की हम बात कर रहे हैं? और वो कृत्रिम झील है, यानी कि मानव के द्वारा बनाई हुई, मानव ने बनाई है। अब जरा बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं? भोजताल झील की बात कर रहे हैं। सी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील दिल के आकार की है? जरा बताना भाई, दिल के आकार की इसमें से कौन सी है ना भाई। अगर हम देखें वुलर है, तमदिल है, या फिर आप लगाओगे पुष्कर है, या फिर हुसैन है। अगर हम देखें वुलर है ना भाई, क्या आपको वुलर देखने को मिलेगी? नहीं नहीं, वुलर तो नहीं है। वुलर तो घोड़े के नाल के आकार जैसी है, घोड़े के जूते होते हैं ना, बिल्कुल वैसी है। तो फिर तमदिल है, पुष्कर है, कौन सी है? सर ये हुसैन सागर है ना, ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलती है, और ये एक कृत्रिम झील है, और ये दिल के आकार की झील है। हुसैन सागर भी तेलंगाना में है, हिमायत सागर भी वही है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। हिमायत सागर भी वही है, उस्मान सागर भी वही है। उस्मान सागर झील भी आपको वही देखने को मिलेगी, तेलंगाना में। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमताल झील आपको स्थित लगती है? तो भीमताल कहां पर देखने को मिलेगी? क्या आपको ये झारखंड में, या फिर आप लगाओगे उत्तराखंड में, या फिर आप लगाओगे छत्तीसगढ़ में, या फिर उड़ीसा में देखने को मिलेगी? भीमताल के बारे में जरा बताओ, क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई। भीमताल, देखो ताल जो आपको देखने को मिलेंगी ना, ताल नाम से जो झील देखने को मिलेगी, ताल, चाहे तो आपसे पूछे भीमताल के बारे में, चाहे आपसे पूछे सात ताल के बारे में, सात ताल, है ना भाई, ध्यान रखोगे। चाहे नैनीताल के बारे में पूछे, नैनीताल, ये सब आपको कहां मिलेंगी? आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेंगी। यूके इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। नीचे दिए गई झीलों में से एक टेक्टोनिक गतिविधि से बनी है। टेक्टोनिक गतिविधि मतलब, टेक्टोनिक मतलब पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें खिसकती है ना, उसकी वजह से ऊपर हलचल होती है पृथ्वी पर, तो इस वजह से बनी है वो झील। कौन सी बनी है टेक्टोनिक क्रिया से? जरा बताओ। बड़खल झील है, कंकड़िया झील है, वुलर झील है, या फिर अगरा झील है? आपको कौन सी लगती है? सर ये जो वुलर झील है ना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी, है ना भाई, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है वुलर झील, और ये घोड़े के नाल के आकार जैसी है, घोड़े के नाल के आकार जैसी है ये। अच्छा, अगर आपसे पूछे दूसरी वाली कौन सी है भारत की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील? डल, सेकंड बड़ी मीठे पानी की झील है ये, मीठे पानी की झील आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी वाली देखने को मिल जाएगी? डल। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ये भी कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। आ जाओ नेक्स्ट पर। नीचे दी गई झीलों में से कौन सी एक मानव निर्मित झील है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है? जरा बताओ कौन सी है? पुलिकट है, या फिर वुलर है, लोकटक है, कोडाई कनाल झील है? ये कौन सी हो जाएगी? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें भाई पुलिकट झील को, ये तो आंध्र प्रदेश और, है ना भाई, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो ये तो नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। फिर लोकटक झील आपको पता है मणिपुर में है, मणिपुर में है। और अगर आप देखोगे वुलर झील, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो हमारा राइट आंसर है कोडाई कनाल, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी, समझ गए, तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में ऊटी झील भी देखने को मिलती है, ऊटी झील,
समझ गए। बैरीजाम झील भी देखने को मिलती है, कौन सी? बैरीजाम, समझ गए भाई। बैरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाईकनाल झील, ये वही है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में कालीवेली झील आपको स्थित मिलेगी? कालीवेली झील कहां पर है जरा बताओ। क्या ये अरुणाचल प्रदेश में, या फिर आप लगाओ कर्नाटक, या फिर केरल में है? देखो अरुणाचल प्रदेश में तो आपको देखने को मिल जाएंगे कुंड, जैसे सूरज कुंड, परशु कुंड, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, परशु कुंड ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। ओके, कर्नाटक में आपको पंपा सरोवर देखने को मिल जाएगा, पंपा सरोवर ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। और केरल में जैसे सस्तम कोटा, अष्टमुडी, वेबनान ऐसी झील मिलती है। और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी कालीवेली, ठीक है, तमिलनाडु होगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। नीचे दी गई झीलों में से कौन सी एक लैगून झील है? कौन सी एक लैगून लगती है जरा बताओ। अगर हम देखें, आपने लैगून झील देखनी है, लैगून झील, ये शिवसागर झील है, वुलर झील है, पुलिकट झील लगाओगे, या फिर सोंगमो झील लगाओगे? जरा बताओ लैगून क्या होते हैं? जैसे मान के चलो ऐसे पानी पीछे को हट जाना, समुद्र का पानी जमीन की तरफ पीछे को आ जाना, इनको बैकवाटर्स बोलते हैं, लैगून या कयाल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे केरल की तरफ तो मिल ही जाएंगे, लेकिन यहां पर भी आपको ये पुलिकट झील ऐसी ही देखने को मिलेगी, और यहां पर चिल्का झील ऐसी ही देखने को मिलेगी। तो पुलिकट झील यहां है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, इन दोनों राज्यों के बॉर्डर पर है। तो यह है पुलिकट झील। पुलिकट झील है ना भारत का सेकंड बड़ा लैगून है, सेकंड बड़ा लैगून। तो पहला बड़ा कौन सा है हमारे भारत का लैगून? यह है चिल्का झील, उड़ीसा की तरफ, समझ गए, ये भारत का सबसे बड़ा लैगून है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रामसर कन्वेक्शन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि का नाम बताइए। पहली ऐसी कौन सी झील थी जो रामसर कन्वेक्शन में शामिल की गई है? जरा बताओ, ये चिल्का झील है, या फिर वुलर झील है, या फिर लोनार झील है, या फिर आप लगाओगे पुलिकट झील है? जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा, है ना। अगर हम देखें सर, वो थी चिल्का, वो कौन सी हो जाएगी? चिल्का इज द राइट आंसर, समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। 1981 में इसको शामिल किया गया था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1981 में इसको रामसर में शामिल लगाओगे। ये कौन सी है? पचपदरा झील? नहीं सर जी, नैनीताल झील मीठे पानी की है ना, ध्यान रखोगे, मीठे पानी की है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे आपने ध्यान रखना है। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील आपको कौन सी देखने को मिलेगी? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना, ऑक्सबो झील देखने को मिलेगी। ऑक्सबो कैसी होती है? जैसे मान चलो नदी ऐसे बह रही है, तो अपना पानी थोड़ा सा साइड में छोड़ के बहती है नदी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जैसे इधर छोड़ दिया थोड़ा सा पानी, तो ये गाय के खुर के जैसी हो गई, इसको हम गोखुर बोलेंगे, गोखुर मतलब ऑक्सबो, ठीक है भाई, ऑक्सबो लेक। तो ऐसी लेक इनमें से कौन सी है? जरा बताओ क्या लगाओगे। वो है बिहार की कंवर झील, समझ गए भाई, वो कौन सी है? बिहार की है कंवर झील, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आज नेक्स्ट पर। चिल्का झील आपको कहां पर देखने को मिलती है? भारत की सबसे बड़ी, ठीक है भाई, भारत की सबसे बड़ी झील है, ओके, और एशिया का सबसे बड़ा लैगून है, एशिया का सबसे बड़ा लैगून, समझ गए भाई, लैगून के मामले में ये एशिया का सबसे बड़ा है, और भारत का भी सबसे बड़ा लैगून है, और भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। डल झील ये किस भारतीय शहर में आपको स्थित लगती है? कौन सी हो जाएगी? डल झील के बारे में देख रहे हैं हम कह रहे हैं डल झील, जरा बताइए। अगर हम देखें शिमला, या फिर चंडीगढ़, या फिर श्रीनगर, या फिर पटना, सर ये जो डल है ये आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगी। इसको ज्वेल ऑफ कश्मीर बोलते हैं, कश्मीर का गहना कहते हैं हम इसे, कश्मीर का गहना, ये भी आप ध्यान रखोगे, कश्मीर का गहना हम इसे कहते हैं, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की अभी हमने देखा था वुलर झील है, और वुलर कहां पर पड़ेगी? आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में। पता है जम्मू कश्मीर में एक नागिन झील भी मिलती है, नागिन झील, समझ गए, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। एक मानसर झील भी है, मानसर, आप बोलोगे मानसरोवर, ना ना, मानसरोवर और राकसताल वो तो तिब्बत में है, ठीक है, ये मानसर है, मानसर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मानसर झील जो आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी। बोलता है नीचे दी गई झीलों में से कौन सी असम में स्थित नहीं है? मना कर गया लास्ट टाइम पे, कह रहा है असम में है ही नहीं, जरा बताओ कौन सी? दीपोर बील, या फिर आप लगाओगे चदम्बी, या फिर आप लगाओगे इसमें से हमीरसर, या फिर आप लगाओगे हाफलॉन्ग झील, कौन सी है? हमने अभी पढ़ी है, जरा बताओ इसमें से कौन सा लगाओगे। सर अगर हम देखें हमीरसर झील वहां नहीं है, फिर हमीरसर कहां पर है? गुजरात के अंदर है,
समझ गए, गुजरात में है। सुदर्शन झील भी गुजरात में है, सुदर्शन झील भी वही है ना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कुचामन झील कहां पर है, कुचामन, कुचामन और डीडवाना है ना, डीडवाना, ये भी आप ध्यान रखोगे। या फिर अगर आपसे पूछे लूणकरणसर झील कहां है, लूणकरणसर, ठीक है भाई। या फिर आपसे पूछे उदय सागर कहां पर है, ठीक है भाई, तो ये आपको झीलें मिल जाएंगी है ना राजस्थान में, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं हरिके झील कहां पर है, हरिके, या फिर आपसे पूछा जाए रोपड़ झील कहां है, रोपड़, ये दोनों मिल जाएंगी पंजाब में, ठीक है भाई, पंजाब में। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, जैसे आपसे पूछे पोवई झील कहां पर है, पोवई, जैसे पूछे तुलसी, जैसे पूछे विहार, है ना भाई, विहार, ऐसे आप ध्यान रखोगे, ये आपको मिल जाएंगी महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है भाई। ऐसे लोनार झील भी महाराष्ट्र में ही है, लोनार भी आपको कहां मिलेगी, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मिल जाएगी, बुल्ढाना में, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है जो मैंने आपसे बोला था कि स्टेटमेंट बेस्ड के 4-5 क्वेश्चन में तुमको कराऊंगा जो आजकल के नए मॉडर्न के हिसाब से पेपर पूछ रहा है, तो अब इनका तुम आंसर करो। हिंदी इंग्लिश मिक्स है इसमें, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को प्रारंभिक भारत में अन्य चट्टान कट स्थलों से अलग करती है? पहली बात तो एलिफेंटा की गुफाएं कहां हैं, इनको दिमाग में रखो, महाराष्ट्र में पड़ती हैं और ये धारापुरी द्वीप पर है और शिवजी को समर्पित है, ठीक है। धारापुरी द्वीप को अब हम क्या बोल देते हैं, एलिफेंटा द्वीप बोल देते हैं, और ये अरब सागर में आपको देखने को मिलेंगी, मुंबई से थोड़ा आगे पानी में, ठीक है। ये मुख्यतः बड़े स्तूप वाली बौद्ध गुफाएं हैं, ओके। या फिर ये गुफाएं शैव विषय वस्तु पर केंद्रित है तथा इनमें प्रकाश और छाया के माध्यम से मूर्ति कला की गहराई दिखाई देती है। या फिर इनमें स्तंभ कक्षों में जैन और वैष्णव चित्र मिश्रित मिलते हैं। ये गुफाएं मौर्य काल की पूर्णतः अखंड संरचनाएं हैं। जरा बताओ इसमें से कौन सा बनेगा, ठीक है भाई, राइट आंसर। यहाँ पे शैव वर्ड आ गया ना, शैव मीन शिवजी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। शैव धर्म के उस समय पर लोग होते थे जो शिव जी की पूजा करते थे, वैष्णव धर्म मतलब विष्णु जी की पूजा करने वाले उस समय पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये बन गया, आराम से कर सकते हैं। आ जाओ, बोलता है बस्तर में गोचा उत्सव के बारे में कथन पढ़ें, ठीक है। बस्तर में ना गोचा उत्सव मनाया जाता है, बस्तर में गोचा उत्सव। अच्छा, ये कैसा है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। जैसे रथ यात्रा होती है ना, कहां पर, उड़ीसा में, सेम ऐसे ही ये भी एक रथ यात्रा है, ठीक है, वैसे ही। अब देखते हैं, अब इस वाली रथ यात्रा में तुपकी बांस से बनी एक नकली बंदूक है जिसमें गोलियों के रूप में गोचा फल का उपयोग किया जाता है। या फिर रथ यात्रा चालुक्य शासकों द्वारा शुरू की गई थी, ये वाली। या फिर आप लगाओगे रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी पर शुरू होती है और, है ना भाई, द्वितीया पर समाप्त होती है। जरा बताओ इनमें से कौन सा आपको सही लगता है, इनमें से कौन कौन से सही है? इसमें से केवल, है ना, 1 और 2 ही सही है, ये बात ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। गोचा उत्सव बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल रथ यात्रा जैसा है ये, है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं अगला, जूडो के, है ना भाई, ये कहां से बोलता है, जूडो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोलता है जूडो की शुरुआत 1882 में जापान में जिगोरो कानो द्वारा शुरू की गई थी। या फिर भारत की पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप 1970 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। या फिर आप लगाओगे कल्पना देवी ने 2010 में जूडो विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। या फिर जूडो 1965 में ओलंपिक खेल में बन गया, है ना भाई। अब जरा बताओ इसमें से कौन सा है? एक अगर तुमने चीज पढ़ रखी है आंसर आराम से कर सकते हो, है ना भाई। देसी बालक का आंसर बिल्कुल ठीक है। हमेशा जब भी मैंने जूडो के बारे में आपको पढ़ाया होगा तो यही बताया होगा कि जूडो का नाम जूडो 1882 में जापान में पड़ गया और काम चालू हो गया, ये जापान का खेल है ना। जूडो की शुरुआत 1882 में जापान में जिगोरो कानो द्वारा की गई, काम खत्म, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और 1964 में इसको ओलंपिक में शामिल कर लिया था, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 1968 वाले में फिर हटा दिया, 1972 वाले में फिर शामिल कर लिया, है ना। और 1992 से महिला जूडो को शामिल कर लिया, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? ये बोलता है संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल अनोखे ढंग में आयोजित किया गया था, जहां कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्षों के बाद खिताब जीता था। बिल्कुल ठीक है। अब जरा बताओ ये कहां पर? दुबई में, या फिर आप लगाओगे रियाद में, या फिर आप लगाओगे इसमें से दोहा में, या फिर आप लगाओगे मस्कट में। जरा बताओ इसमें से कहां पर हुआ था संतोष ट्रॉफी? देखो
तुम तो शायद नए होगे बच्चे, लेकिन ये जब पुराने बच्चे थे उनको ये मैंने करा रखा था कई बार क्वेश्चन। अब तो ये 2022-23 का हो चुका है। जरा बताओ इसमें से कौन सा है ना? शाबाश, बहुत अच्छे। ये हुआ था रियाद के अंदर, समझ गए? संतोष ट्रॉफी, अगर हम देखें संतोष ट्रॉफी 1941 में शुरू हुई थी और ये किसकी है? फुटबॉल की हो जाएगी। और इसका 78वां सीजन 2024-25 वाला ये जो हुआ था ये 31 दिसंबर को हुआ था 2024 में हैदराबाद में। और इसको कौन जीत गया था 33वीं बार? इसको 33वीं बार जीत गया, ध्यान रखोगे, वेस्ट बंगाल, केरल को हराकर। ठीक है भाई, तो ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। अगला देखते हैं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चलो देखते हैं। वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश है, या फिर उन्होंने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया, या फिर उन्होंने 2023 से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना? ये कौन सा है? केवल 1 2 या फिर 2 3, 1 3 या फिर 1 2 3 सत्य है। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? शाबाश, कर सकते हैं, है ना भाई? सारी चीजें तुम्हारी पढ़ी हुई है, ये वर्ड, ये लाइन, ये पढ़ी हुई है। उसने इसको स्टेटमेंट में बदल दिया, इन चीजों को स्टेटमेंट में बदल दिया। ऑल लगा रहे हैं, ऑल कैसे लगाओगे? ठीक है, ऑल नहीं है ना? हर्षद बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, शाबाश। वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश है, सही बात है। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया, बिल्कुल। चंद्रचूड़ जो रिटायर हुए थे 8 नवंबर 2024 को हुए थे, और 9 नवंबर 2024 को कौन आ गए थे? वो आ गए थे संजीव खन्ना। और ये रिटायर हो गए थे संजीव खन्ना कब? 13 मई को 2025 में। फिर इनकी जगह 52 में आ गए थे 52वें जज जो अभी बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, BR गवई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, केवल 1 और 2 सही है ओनली, तीसरा क्यों सही होता? ठीक है भाई, तीसरा बिल्कुल भी नहीं है, टाइमिंग का है सिर्फ। ठीक है भाई, आ जाओ, ये थे तुम्हारे ऐसे वाले 5 क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं आगे। चलो, अब अपनी मिट्टियों से संबंधित 8 क्वेश्चन आएंगे, 8-9 क्वेश्चन। जरा बताओ हमारे देश में मिट्टी के प्रकार कितने हैं? मिट्टी के प्रकार जरा बताइए। ये 4 है, 5 है, 6 है, या फिर 8 लगाओगे इसमें से, है ना भाई? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं सर। मिट्टी के हमारे यहाँ 8 प्रकार मिलते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। जलोढ़ मिलेगी 43%। जब आप ढंग में पढ़ लोगे ना डिटेल, कैसे भी पूछ ले हमसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ढंग में नहीं पढ़ेंगे तो फिर फर्क पड़ेगा भाई, है ना? फिर तो डर भी रहेगा मन में। अगर हम देखें जलोढ़ 43%, इसके बाद आपको मिलती है लाल पीली मृदा। लाल पीली आपको 18% मिलती है। जो काली मिट्टी है वो हमें मिलेगी कितनी? वो मिलेगी लगभग, ध्यान रखोगे, 15%। फिर उसके बाद रेगिस्तानी मृदा मिलती है, और रेगिस्तानी आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर कितनी? लगभग 5%। इन 4 के प्रतिशत याद रखा करो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बेशक परसेंटेज मत याद रखो, जैसे लेटेराइट मृदा मिलती है। फिर अगर आप देखोगे पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है, पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। फिर आपको लवणीय मिट्टी देखने को मिलती है, लवणीय मृदा, या फिर आप क्षारीय भी बोल सकते हो इसको। फिर आपको पीट मृदा देखने को मिलती है, पीट मृदा। हो गए कितने? 8 प्रकार। ठीक है भाई, 8 सबसे ज्यादा ये पाई जाती हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लाल है, काली है, जलोढ़ है, या फिर लेटराइट है? जरा बताओ। भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे 43% हिस्से पर उत्तर भारत के मैदान में यही मिलती है, उत्तर भारत के मैदान में यही मिलती है। तो जलोढ़ इज द राइट आंसर। अगर जलोढ़ पुरानी है तो उसको बांगर कहा जाता है, बांगर। और अगर जलोढ़ नई है तो उसको खादर बोला जाता है। खादर उन एरिया में बनती है जहां बाढ़ आती रहती है, बाढ़ आती रहती है। जैसे कि हम लगा सकते हैं वेस्ट बंगाल हो गया, जैसे कि बिहार हो गया, जैसे कि पूर्वी यूपी हो गया, जैसे कि अगर आप देखोगे असम हो गया, इन क्षेत्रों में। जैसे कि आप पुरानी बांगर कहां देखोगे? जैसे पंजाब के क्षेत्र में, जैसे हरियाणा के क्षेत्र में, जैसे कि वेस्ट यूपी के क्षेत्र में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम लगाइए। जरा लगाओ भाई, सही अवरोही क्रम कौन सी आपको देखने को मिलेगी, है ना? सही हमें बिठानी है, इनमें से कौन कौन सी है भाई? हमारे यहां सबसे ज्यादा जलोढ़ मिलती है, ये हमें पता है। जलोढ़ के बाद लाल पीली मृदा, फिर काली मृदा, फिर आपको मिलेगी रेगिस्तानी मृदा, और फिर आपको मिलेगी लेटेराइट मृदा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? जरा बताओ। जो हमारे तटीय क्षेत्र है वहां पर, ठीक है भाई, और उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा मिलेगी?
एलिवियल मिलेगी, जलोढ़ मिलेगी। जलोढ़ में धान की खेती बढ़िया होती, गेहूं बढ़िया होता, गन्ना होता, जूट होता। ठीक है भाई, जैसे कि धान बढ़िया होती, जैसे गन्ना होता, जैसे जूट होता। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जैसे गेहूं होता, खूब बढ़िया होता है इसमें। ठीक है भाई, सरसों भी बढ़िया होती है। आज नेक्स्ट पर, नवीन जलोढ़ मृदा मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मृदा को हम अन्य किस नाम से जानेंगे? जरा बताओ, नई जलोढ़ जो मृदा है उसको आप किस नाम से जानोगे? उसको हम खादर के नाम से जानेंगे। ठीक है भाई, नई वाली को खादर इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मृदा क्या बोलती है? अब कछारी मृदा कौन सी है? जलोढ़ ही तो है। कछारी हम जलोढ़ को ही तो बोलते हैं। तो अब जरा बताओ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? ठीक है भाई, पुरानी को बोलते हैं बांगर। ठीक है भाई, क्या बोलोगे? बांगर इज द राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे क्या नाम दिया जाता है? जरा बताओ, क्या लगाओगे भाई? जलोढ़ मिट्टी में अगर बालू के कण और चीका की मात्रा बराबर हो गई तो अब उसे दोमट बोलने लगते हैं हम। क्या बोलने लगते हैं? दोमट। ठीक है भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में सबसे अधिकतम पाई जाती है? अब पूरे भारत नहीं कह रहा, अब सिर्फ प्रायद्वीप भारत कह रहा है, यानी इतना भारत कह रहा है। इतने भारत पर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? इतने भारत पर है लाल पीली। ठीक है भाई, लाल पीली ज्यादा, जो हमारे भारत में दूसरे नंबर पर मिलती है पूरे में, लेकिन इतने में पहले नंबर पर है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कौन सी हो जाएगी? ये लाल पीली मिट्टी इज द राइट आंसर। और इस पर, यहां पर काली मिट्टी आपको मिल जाएगी। काली मिट्टी पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रायद्वीप भारत में दूसरे नंबर पर है इसके बाद। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है। तो ऐसे ये जो लाल पीली मिट्टी है आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी। मूंगफली की खेती खूब बढ़िया होती है इसमें। ठीक है भाई, ऐसे ध्यान रखोगे। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? जरा बताओ, किस में नहीं पड़ती है? कौन बच्चा बताएगा? अगर हम देखें, लाल मिट्टी है, काली है, जलोढ़ है या फिर लेटराइट है। देखो, भारत में जितनी भी मृदा है उनमें सिर्फ एक को छोड़ के, पीट मृदा को छोड़ दो तुम, आखिरी वाली को, बाकी 7 की 7 मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी मिलेगी मिलेगी। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी मिलती ही मिलती है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपने खेत में खाद लगाते हो ना, यूरिया क्यों लगाते हो? नाइट्रोजन की कमी आपकी मिट्टी में तभी तो लगाते हो, है ना भाई। अगर हम देखें, कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, वो ब्लैक में नहीं होती। क्यों सर? ये जो ब्लैक है ना, ठीक है भाई, इसको हम रेगुर मृदा भी बोलते हैं, रेगुर मृदा। और ये मृदा आपको दक्कन के पठार के इलाके में मिलती है। दक्कन के पठार के इलाके में इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। ये बिल्कुल जैसी हमारी तालाब में मिलती है ना, तालाब में जो मृदा होती है चिकनी, ये बिल्कुल वैसी ही होती है, चिकनी मृदा। समझ गए भाई, कैसी होती है? चिकनी मृदा होती है ये बिल्कुल। और जैसे तालाब की मिट्टी सूखने के बाद बिल्कुल वो ऐसी चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, ऐसे ही इसमें पड़ जाती है। और जैसे तालाब की मिट्टी खुद से उखड़ने लगती है, ये भी उखड़ने लगती है। तो इसको हम स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा, समझ गए भाई, जुताई वाली मृदा भी हम कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है, धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा आदर्श मृदा कौन सी है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? है ना, धान की खेती के लिए लेटराइट? नहीं सर, लेटराइट तो नहीं। लेटराइट का रंग जो है लाल होता है, लाल। वो क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण, FeO2 के कारण होता है। ऐसे ही जो लाल पीली मृदा है ना, लाल पीली मृदा, उसमें भी उसका रंग भी लाल इसी वजह से होता है, FeO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण। अब जरा बताओ, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी जलोढ़ हो जाएगी, है ना। जलोढ़ इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश, बहुत अच्छे। अब आते हैं मुगल वंश की ओर। ठीक है भाई, मुगलों को पढ़ते हैं अब आके। ठीक है, देखो भाई, मुगल को अगर हम देखें, मुगल जो थे ये माता की ओर से तो मंगोल वंशज थे, समझ गए भाई, मंगोल, और पिता की ओर से थे तैमूर वंशज। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो इन दोनों का ये मिक्स थे, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, कौन? मुगल। अच्छा, अब निम्नलिखित में से मुगल वंश का भारत में संस्थापक किसको माना जाता है? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबर इज राइट आंसर। बाबर का जन्म 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, और ये 1483 को हुआ था। 1494 में ये 11 साल की उम्र में परगना का शासक बन गया था। परगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है, तो वहां का ये शासक बन गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और इसने समरकंद पर आक्रमण किया,
समरकंद पर इसने 3 बार आक्रमण किया, जिसमें से तीसरी बार जाके इसे कुछ महीने के लिए वो मिला। समझ गए भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। समरकंद का शासक था शैबानी खान, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे शैबानी खान था, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। समरकंद को जीतने में इसकी बहन का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत मदद करी थी इसकी बहन ने, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता निम्नलिखित में से मुगलों की मातृभाषा क्या थी, जरा बताओ क्या लगाओगे। ये कौन सा है, चगताई तुर्किक है, अरबी है, फारसी है या फिर हिंदी है, उनकी मातृभाषा आपने ढूंढनी है, ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे। मींस जब वो यहां पर आ रहे हैं शुरू में, उनकी मदर लैंग्वेज क्या है, चगताई तुर्किक है शुरू में, ठीक है भाई। बाबर तुर्की बोलता था, तुर्की, हुमायूं भी तुर्की ही बोलता था, लेकिन अकबर ने किसका चलन कर दिया, अकबर ने फारसी का चलन कर दिया था, और फिर आगे आके उर्दू का भी चलन हो गया था, ओके। लेकिन जो प्रसिद्ध रही मुगल काल में वो फारसी ज्यादा रही थी, लेकिन मातृभाषा है चगताई तुर्किक, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक हिंदू माताओं की संतान थे, जरा बताओ क्या लगाओगे। इनमें से कौन थे, क्या आप लगाओगे, जहांगीर, शाहजहां, अहमद शाह या फिर उपरोक्त सभी। ये हिंदू माताओं की संतान, जरा बताओ कौन कौन से इसमें से लगाओगे, है ना भाई। ये कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएंगे अगर आप देखोगे ऑल, ठीक है भाई, जहांगीर भी, शाहजहां भी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, और इसमें से आप देखोगे अहमद शाह भी, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक हिंदू मां की संतान नहीं था, कौन सा नहीं था इसमें से। अगर हम देखें, बहादुर शाह द्वितीय नहीं था, शाहजहां नहीं था, बहादुर शाह प्रथम नहीं था, या फिर हुमायूं नहीं था, वो कौन हो जाएगा, जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। अगर हम देखें तो हुमायूं नहीं था, ये बात ध्यान रखोगे। हुमायूं किसका था, बाबर का, याद रखोगे। और बाबर ने, ध्यान रखोगे, हिंदू महिला से किसी से भी शादी नहीं करी थी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखो। हुमायूं के भाई जैसे कि अस्करी था, अस्करी, याद रखोगे, अस्करी था, जैसे कि हिंदाल था, हिंदाल, जैसे कामरान था, कामरान, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। और हुमायूं के, ध्यान रखोगे, हुमायूं सबसे बड़ा भाई था इन चारों में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, किसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, जरा बताओ। देखो, बाबर तो केवल यहां पर 1526 से 1530 के बीच में रहा, उसके बाद हुमायूं 1530 से लेकर 1540, फिर इसका दूसरा टर्म भी है 1555 से लेकर 1556, एक साल बाद में। और अगर आप देखोगे, अकबर है 1556 से लेकर 1605, और उसके बाद है जहांगीर 1605 से 1627। तो हमारा राइट आंसर क्या है कि सबसे लंबे समय तक अकबर इज राइट आंसर, ओके भाई, अकबर इज राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सबसे कम समय तक शासन किया है, जरा बताओ, सबसे कम समय तक उसका शासन था, शाबाश, कर सकते हैं। अगर हम देखें, मोहम्मद शाह रंगीला है, शाह आलम द्वितीय है, रफी उद दर्जात है, या फिर जहांगीर है। हमेशा ध्यान रखो, 1719 में कुछ कुछ समय के लिए 2 शासक बैठे थे, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रफी उद दर्जात, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और रफी उद दौला, ये बैठे थे, ये बात ध्यान रखोगे, बहुत कम समय के लिए बैठे थे ये 1719 में। लेकिन इन दोनों में से भी जो कम है वो रफी उद दर्जात है, जो फरवरी 1719 में बैठा और जून तक बैठा रहा, बस 1719 तक, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बहुत कम समय था इसका। आज भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से हुमायूं का कार्यकाल कौन सा है, एक हुमायूं का इसमें से आपको कार्यकाल लगता है वो कौन सा है, क्या 1526 से 30? नहीं सर, ये तो नहीं है, ये तो अभी हमने देखा, ये तो बाबर का है भारत में कार्यकाल, है ना। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान रखोगे, 1530 से 1556, कौन सा लगा सकते हैं हम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यही है हुमायूं का, ठीक है भाई, हुमायूं का। लेकिन लगातार नहीं है, ये बीच बीच में टुकड़ों में है, जैसे 1530 से 1540 और 1555 से लेकर 1556, क्योंकि बीच में तो ये यहां से चला गया था, शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपने ध्यान रखना है, शाबाश भाई, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से सम्राट बाबर का कार्यकाल कौन सा है। देखो, अभी हमने बाबर के बारे में देखा था कि बाबर 1494 में उज्बेकिस्तान के फरगना का शासक बन गया था, और उसके बाद समरकंद पर आक्रमण किया, फिर इसने काबुल को अपनी राजधानी बना लिया उसके बाद, ठीक है भाई, क्योंकि समरकंद इसके समय ज्यादा दिन हाथ में रहा नहीं था, 2 बार आक्रमण किया था, 2 बार तो हार ही गया था समरकंद पर, तीसरी बार कुछ समय के लिए जीता था, फिर उसको छोड़ दिया, इसने काबुल को राजधानी बनाया अफगानिस्तान की तरफ आके।
उसको अपनी राजधानी बनाने के बाद इसने 1504 में उसको अपनी राजधानी बना लिया और 1507 में इसने पादशाह की उपाधि धारण कर ली और उसके बाद इसने 1526 में, है ना, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और किसको हरा दिया, ध्यान रखोगे, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत में, पूरी दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा आदमी था ये जो रणभूमि में मारा गया, इब्राहिम लोदी। अब कहते हैं कि बाबर का कार्यकाल भारत में क्या है, 1526 से 1530 के बीच का है ओनली। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से सम्राट अकबर का कार्यकाल कौन सा लगता है, जरा बताओ कौन सा लगाओगे। 26 से 30 है, 30 से 56 है, या फिर आप लगाओगे 56 से इतना है 1605, या फिर आप लगाओगे 1605 से 1627। तो अकबर का सबसे लंबा कार्यकाल भी है इनमें, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से सम्राट जहांगीर का कार्यकाल कौन सा लगता है। भाई अगर हम देखें जहांगीर के बारे में, जहांगीर 1569 में पैदा हुआ था और बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था और ये किसका बेटा था, अकबर का बेटा था, ये अकबर का बेटा था। ठीक है भाई, अकबर ने इसको कहां पर, लाहौर भेज दिया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए और युद्ध कला सीखने के लिए, समझ गए भाई, युद्ध कला। तो इसके पिता से इतनी कुछ खास इसकी बनती भी नहीं थी। फिर जब ये बड़ा हो गया तो अकबर ने इसे अपने पास बुला लिया था। ओके भाई, तो जहांगीर का कार्यकाल कौन सा बताओगे, 1605 से 1627 के बीच का इसका कार्यकाल है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 1605 में गद्दी पर बैठ गया और ये 1627 तक रहा और 1611 में इसने नूरजहां से शादी करी, नूरजहां, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उससे इसने शादी कर ली। नूरजहां का नाम था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा नाम था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नूरजहां ने एक जुंटा ग्रुप बनाया था, जुंटा समूह, जुंटा समूह बनाया था उसने। ठीक है भाई, और उस जुंटा समूह की ही ज्यादातर चलती थी, जहांगीर की नहीं चलती थी, क्योंकि ये शराब ज्यादा पीता था, पी के पड़ा रहता था, समझ गए। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट बाबर का मूल नाम क्या था, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई, बाबर का, है ना भाई, मूल नाम क्या हो जाएगा इसमें से, शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं, शाबाश। क्या जहीरुद्दीन है, नसरुद्दीन है, जलालुद्दीन है, सलीम है, जरा बताओ क्या हो जाएगा इसमें से, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर है जहीरुद्दीन बाबर। 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है निम्नलिखित में से मुगल सम्राट हुमायूं का मूल नाम क्या है, जरा बताओ, हुमायूं का ये कौन सा हो जाएगा, ये जहीरुद्दीन है, नसीरुद्दीन है, जलालुद्दीन है, या फिर आप लगाओगे सलीम है, ये कौन सा हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें हुमायूं का मूल नाम, है ना, हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं नामा किसने लिखा है हुमायूं के ऊपर, वो लिखा है इसकी बहन ने ही, गुलबदन ने, गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ओके। और अगर आप देखोगे हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था, है ना भाई, जरा बताओ इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, तो हमारा राइट आंसर है नसरुद्दीन इज द राइट आंसर, है ना। हुमायूं की पत्नी कौन हो जाएगी, उसकी पत्नी ने ही इसका मकबरा बनवाया था, दिल्ली में इसका मकबरा मिल जाएगा और वो मकबरा भारत का सबसे बड़ा मकबरा है और इसके अलावा वहां और भी कई सारी आपको कब्र देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 1539 के युद्ध में भी हराया, समझ गए भाई, ध्यान रखोगे, चौसा के युद्ध में। फिर उसके बाद 1540 के कन्नौज के युद्ध में भी हराया हुमायूं को। फिर बोला हुमायूं का, अरे यार हारते ही रहेंगे, इससे बढ़िया यहां से निकल लें, तो ये यहां से निकल लिया और निकल के कहां चला गया, फारस, फारस यानी कि ये चला गया ईरान, समझ गए भाई, ध्यान रखोगे, ईरान, वहीं पर रहा और इसका 1542 में बेटा भी हुआ और वो बेटा कौन, अकबर, है ना भाई। अकबर थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था तो इसने कमबैक किया 1555 में और सरहिंद के युद्ध में, ध्यान रखोगे, सरहिंद के युद्ध में इन सूरवंश वालों को हरा दिया, है ना भाई, ध्यान रखोगे, और 1556 तक खुद गद्दी पे बैठा रहा और 1556 में, है ना, इसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ओके भाई, इसने एक दीनपनाह नाम का शहर बसाया था दिल्ली में, तो उसमें एक लाइब्रेरी भी थी, तो उससे उतर रहा था, उतरते समय इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट अकबर का मूल नाम क्या है, जरा बताओ, अकबर का कौन सा हो जाएगा। अगर हम देखें अकबर के बारे में, अकबर ये कौन सा है, जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन या फिर सलीम, ये कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ क्या लगाओगे, तो हमारा हो जाएगा जलालुद्दीन अकबर। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना। ऋतिक रोशन को तो नहीं सोच रहे हो तुम, कभी मन मन में सोच रहे हो कि ऋतिक रोशन जैसा दिख रहा होगा, है उसके जैसा तो नहीं दिखता था, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके,
अगर हम देखें अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 के बीच का। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इसके बैरम खां संरक्षक थे, बैरम खां इसके बचपन के संरक्षक थे, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, संरक्षक। इसने शासक बनने के बाद 1560 में सबसे पहले मालवा पर आक्रमण करा था। ठीक है भाई, मालवा पर, वहां पर बाज बहादुर का शासन हुआ करता था, बाज बहादुर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और बाज बहादुर जिससे प्यार करता था वो रूपमती हुआ करती थी। समझ गए, दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस थी। तो एक दिन अकबर के ही एक सेनापति का दिल आ गया रूपमती के ऊपर, बोला कि साहब, अकबर से जाके कि साहब ऐसे ऐसे उसकी जो है वो प्रेमिका है वो बड़ी बढ़िया है, वो आक्रमण करो मालवा के ऊपर, हमें उसको जीतना है मालवा को। तो जैसे ही मालवा पर आक्रमण करने पहुंची 1560 में अकबर की सेना, वहां पर जाकर बाज बहादुर तो रणभूमि छोड़ के भाग गया, बोला कौन मरेगा यहां, निकलो। समझ गए। ऊपर से बची रूपमती, रूपमती ने हीरा निगल लिया, समझ गए, और हीरा निगल के उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो उसके सेनापति आए, बोले अकबर के पास, साहब वो तो खत्म, जिसके लिए हम आए थे जो खत्म, छोड़ो फिर युद्ध वुद्ध। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। दोनों की कब्र आज भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी इनकी। समझ गए। तो हमारा राइट आंसर ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से मुगल सम्राट जहांगीर का मूल नाम क्या था, जरा बताओ क्या लगाओगे। किसका? जहांगीर का। और जहांगीर आपको पता है कि ये 1605 से 1627 के बीच में गद्दी पर बैठा। और अगर आप देखोगे हमारा राइट आंसर है सलीम। अभी देखा हमने कि 1569 में इसका जन्म हुआ था। 1569 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखोगे, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। जहांगीर की तो इसके पास उपाधि थी, समझ गए। और 1611 में इसका विवाह हुआ था मेहरून निशा से। मेहरून निशा शेर अफगान की बीवी थी। ये बोला शेर अफगान या भाड़ में, उससे शादी कर ली इसने। समझ गए। किससे? मेहरून निशा से, यानी कि नूरजहां से। नूरजहां की उसके पास उपाधि थी। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से मुगल सम्राट शाहजहां का मूल नाम क्या है, जरा बताओ। शाहजहां, उसका कौन सा हो जाएगा? शहाबुद्दीन हो जाएगा, मोहिनुद्दीन हो जाएगा, मुअज्जम हो जाएगा, या फिर रोशन अख्तर हो जाएगा। भाई शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो 1627 से 1658 के बीच का है। और इसकी तो पत्नी आपको पता ही है, मुमताज। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मुमताज एक से एक। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन शाहजहां। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट औरंगजेब का मूल नाम क्या है, जरा बताओ। औरंगजेब की बात कर रहे हैं हम। क्या शहाबुद्दीन है, या फिर आप लगाओगे मोइनुद्दीन है, या फिर मुअज्जम है, या फिर रोशन अख्तर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर मोइनुद्दीन। ये हो जाएगा औरंगजेब का। ठीक है भाई, ये ध्यान रखोगे। लेकिन इसको आलमगीर भी बुलाया जाता था, आलमगीर, ये भी आप ध्यान रखोगे। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1658 से 1707। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 1658 से 1707 दो बार राज्याभिषेक हुआ था इसका मुगल काल में। ठीक है भाई। अच्छा, ये शासक बनने से पहले दक्कन का सूबेदार बना था 2 बार। ठीक है, दक्कन वाले क्षेत्र का। और तभी इसकी छत्रपति शिवाजी महाराज से वहां पर लड़ाई होती रहती थी। ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था, जरा बताओ। बहादुर शाह प्रथम। देखो भाई, औरंगजेब की डेथ हो गई। ठीक है भाई, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु। उसके बाद 1707 से 1712 तक गद्दी पे जो बैठा है वो कौन बैठा है? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है भाई, अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर, इसका मूल नाम क्या है? वो है मुअज्जम। और इसको बोलते थे शाह ए बेखबर। ठीक है भाई, इसको राजपाट से कोई लेना देना नहीं था। समझ गए भाई, शाह ए बेखबर। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई देखो, अगर आपसे पूछा जाए अकबर के समय पर कितने सूबे थे, वो थे 15। शाहजहां के समय पर कितने थे? वो हो गए थे 15 + 3, है ना भाई, यानी कि 18 कर दिए थे। समझ गए। क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन जहांगीर ने कुछ नहीं बढ़ाया था। जहांगीर के समय पर 15 ही थे, वो बस दारू पीता था, पड़ा रहता था। उसके बाद औरंगजेब, शाहजहां के बाद जब गद्दी पर बैठा ना, तो औरंगजेब ने भी 20 या 21 कर दिए थे, है ना। सबसे बड़ा सूबा भारत में औरंगजेब के समय पर था मुगल काल में। समझ गए भाई, ऐसे आप ध्यान रखो। अगर मुगलों की बात करें तो औरंगजेब का सबसे बड़ा एरिया कवर्ड था, है ना। अब देखो पूरा खिंच गया, साम्राज्य जितना बढ़ना था बढ़ लिया। अब घटना शुरू हो जाएगा किसकी वजह से? इस मुअज्जम की वजह से। ठीक है भाई, तो ये शाह बेखबर था, ये भी आप ध्यान रखोगे। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है बहादुर शाह रंगीला का मूल नाम क्या था, जरा बताओ। हम रंगीला को देख रहे हैं। रंगीला 1719 से लेकर 1748 के बीच में गद्दी पर बैठा है। उसका रियल नाम था रोशन अख्तर।
है ना भाई, ध्यान रखोगे। मोहम्मद शाह रंगीला उसको कहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है रोशन अख्तर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर 1712 में तो डेथ हो गई थी बहादुर शाह प्रथम की, तो फिर 1719 में ये जाके बैठा है, इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में 1712 से 1713 तक एक बैठा जहांदार शाह, समझ गए, और इससे बढ़िया कोई मुगल शासक आज तक नहीं हुआ, समझ गए। वो कैसे? ये जो था ये लड़कियों के कपड़े पहनता था, समझ गए भाई, किसके? लड़कियों के कपड़े पहन के महल में नाचता था, समझ गए भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। इससे जैसा नहीं था कोई, समझ गए। इसने एक वेश्या से शादी करी थी और वो वेश्या कहती थी कि जो मैं बोलूंगी वो आप करोगे, तो कहता अरे तुम हुक्म दो हम करके दिखाएंगे। तो बोला कपड़े पहनो, ठीक है, महिलाओं के इसको पहनाए, बोले दरबार में नाच दिखाओ, बोला अभी आया थोड़ी देर रुको, नाच दिया, समझ गए। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। जहांदार शाह, उधर ही फर्रुख हथियार बैठा था, वो देखता रहता था कि यार ये क्या चल रहा है, क्या है, इसको तो मारना पड़ेगा एक दिन, ठीक है। तो जहांदार शाह को मरवा दिया फर्रुख हथियार ने, समझ गए भाई, फर्रुख हथियार ने मरवा दिया था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लंपट मूर्ख। और फर्रुख हथियार इसके बाद गद्दी पर बैठ गया 1713 से 1719 तक, इसको बोला जाता है घृणित कायर, समझ गए, क्या बोला जाता है? घृणित कायर बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर 1719 में दो शासक बैठे थे बहुत अल्प समय के लिए, रफी उद दरजात और रफी उद दौला, और फिर 1719 में ही रंगीला बैठ गया 1748 तक। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या हो जाएगा, जरा बताओ। शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मुअज्जम या फिर अली गौहर, वो कौन सा होगा, जरा बताइए इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। अगर हम देखें 1759 से लेकर और 1806 तक उनका शासन है, कौन है? शाह आलम सेकंड है, शाह आलम सेकंड। जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अली गौहर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहां ये रहता था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और बंगाल का मीर कासिम और ये अली गौहर, इन तीनों ने मिलकर, है ना, कौन सी लड़ाई लड़ी थी? बक्सर की लड़ाई 1764 में अंग्रेजों से, और तीनों हार गए थे सामूहिक, समझ गए भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते हैं मुगल कालीन प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, जरा बताओ क्या बोला जाता था? आमिल बोला जाता था, विजारत या फिर सूबेदार या फिर सूबा। ये बोलता है मुगल कालीन प्रशासन में मंत्री परिषद को विजारत बोला जाता था, विजारत इज द राइट आंसर। अजो भी नेक्स्ट पर। बोलता है मुगल कालीन प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? जिले को, इनको क्या बोला जाता था? क्या सुबह बोला जाता था यानी कि सूबा, ठीक है भाई, या फिर जिला, प्रांत या फिर सरकार बोला जाता था, जरा बताओ। देखो सबसे ऊपर क्या हो गया भाई? इनका देश, है ना भाई, इनका एरिया पूरा, वो देश प्रांतों में बटा होता था, प्रांत यानी कि राज्य यानी कि सूबा, समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा, यानी कि स्टेट। तो इनके समय पर सूबा बोला जाता था। सूबा जो होता था वो किस में बटा होता था? जिला में, यानी कि सरकार में। जिले को सरकार बोला जाता था। सरकार जो बटे होते थे वो परगना में बटे होते थे, परगना, यानी कि आज के समय पर आप तहसील बोल सकते हो। फिर ध्यान रखोगे परगना क्या? परगना ग्राम में बटे हुए थे, तो ग्राम सबसे छोटी यूनिट होती थी। तो हमसे क्या पूछा? जिला, जिला हो गया सरकार, समझ गया भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है मुगल प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी इकाई जरा बताओ। तो सबसे छोटी तो ग्राम ही है ना, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रशासन की दृष्टि से सम्राट के बंटवारे की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। प्रशासन की दृष्टि में सम्राट के बंटवारे की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? यानी कि देखो, मान के चलो सम्राट जैसे अकबर है, अकबर अपने एरिया को अपने बेटे को देना चाहता है, कोई से एरिया को, तो वो किसको देगा? सूबे को देगा, है ना भाई, ध्यान रखो, स्टेट को देगा कि भाई एक काम कर, तू इस वाले राज्य का गवर्नर बन जा, इस वाले क्षेत्र का गवर्नर बन जा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बाद में मेरे बाद में तू भाई शासक बन जाना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सूबा। मध्यकालीन प्रशासन में ग्राम, मावता के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? यानी कि ग्राम के अंडर जो छोटी छोटी बस्तियां आती थी उनको नागला बोला जाता था, नागला, समझ गए भाई, क्या बोला जाता था? नागला। आ जाओ, जैसे मान के चलो, है ना, जैसे आपका गांव है, ठीक है भाई, आपके गांव का एक थोड़ा सा हिस्सा थोड़ी दूर बसा हुआ है, उसको आप मंडैया बोल देते हो, समझ गए भाई। तो ऐसे उस समय पर नागला बोला जाता था। तो ये नागला वर्ड आज भी
वेस्ट बंगाल की तरफ बहुत ज्यादा यूज होता है, समझ गए। कहिए इस गांव का नागला है, बचा हुआ हिस्सा है वो, समझ गए भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मुगल कालीन प्रशासन में राजस्व वसूलने वाले को क्या कहा जाता था, जरा बताओ क्या लगाओगे। ये लगान, दशांश, कर या फिर भू राजस्व, ये क्या बोला जाता था, जरा बताओ सर। इसका तरीका क्या हुआ करता था भाई, भू राजस्व से ही लेते थे, समझ गए। यानी कि जमीन के टैक्स से सालाना लेना होता था कि आपने साल में जितना उगाया है इसका इतना प्रतिशत हमें दे दीजिए, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर ये, मुगल कालीन प्रशासन में संपूर्ण शक्ति का एकाधिकार किसके हाथ में होता था, जरा बताओ किसके भाई, वजीर के या फिर सूबेदार या फिर फौजदार या फिर सम्राट, है ना। संपूर्ण शक्ति किसका एकाधिकार, सम्राट का होगा भैया, किसी को वो क्यों देगा, ठीक है भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। मुगल काल में बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था, बादशाह के बाद कौन सा होता था, जरा बताओ। सूबेदार या फिर काजी या फिर सिकंदर या फिर आप लगाओगे इसमें से प्रधानमंत्री। काजी मींस न्यायाधीश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। अब जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, तो वो होता था प्रधानमंत्री का, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश भाई, बहुत अच्छा लिखा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है मध्यकालीन प्रशासन में केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान कौन होता था, है ना भाई। केंद्रीय वित्त विभाग का क्या होता था, सूबेदार होता था या फिर आप लगाओगे चौधरी या फिर वजीर या फिर काजी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, वो हुआ करता था वजीर इज द राइट आंसर। ओके भाई, कौन है, वजीर। बोलता है मुगल कालीन प्रशासन में केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रधान कौन कहलाता था, जरा बताओ कौन होता था। अगर हम देखें वजीर है, मीर बख्शी, दरोगा या फिर आप लगाओगे काजी है, इसमें से कौन हो जाएगा, शाबाश। तो वो हो जाएगा मीर बख्शी इज द राइट आंसर। मुगलों का अंतिम सम्राट जो था वो बहादुर शाह सेकंड था, बहादुर शाह सेकंड, जिनको हम जफर के नाम से जानते थे, जो जफर के नाम से कविताएं लिखते थे। 1858 में अंग्रेजों ने उनको यहां से निकाल दिया और रंगून भेज दिया। रंगून को अब यंगून बोलते, म्यांमार में है, और वहीं पर इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, ऐसे हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब क्रिकेट पिच की लंबाई, अब आते हैं खेलों से, ठीक है भाई। खेलों के जो ग्राउंड की माप है उनको देखते हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। बोलता है क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती थी, जरा बताओ क्या लगाओगे। पता है तुम्हें, एक मुगलों की एक बात बताता हूं, देखो जो ये होते थे, क्या नाम है, वो था अकबर। अकबर ना अनारकली से डांस करवाता था, कहता था नाचिए जरा, डांस कीजिए, तो उसके यहाँ डांस कर रही होती थी। तो जहांगीर को बुलाया, समझिए कि भाई जहांगीर आजा, अब तू बड़ा हो गया है, अब यहाँ के देख आके। तो वो आ गया, तो जहांगीर भी उसके दरबार में देखने लगा अकबर के में कि जो डांस कर रही है, समझ गए। अब जहांगीर को बोला कि यार ये तो मेरे को चाहिए, समझ गए। अकबर बोला तेरे को कैसे चाहिए भाई, हम तो इतने दिन से डांस करवा रहे हैं, इसको हम नहीं देंगे। दोनों बाप बेटाओं में युद्ध बच गया, इसकी वजह से, अनारकली की वजह से, समझ गए। और अनारकली को रातों रात भागना पड़ा, और कहां आज तक गायब हो गई अनारकली किसी को नहीं पता। अकबर ने साफ करवा दिया, समझ गए। आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है, समझ गए। बोलता है क्रिकेट की पिच की लंबाई जरा बताओ ये कितने मीटर की होती है, कौन बच्चा बताएगा। वो होती है 20.12 मीटर इज द राइट आंसर, या फिर हम इसको कहते हैं 22 गज, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, ये होती है 22 गज लंबी, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, या फिर 20.12 मीटर। चौड़ाई जो होती है वो 10 फीट की होती है, 10 फीट इसकी चौड़ाई होती है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां पे इस पे स्टंप होते हैं और इधर भी इस पे स्टंप होते हैं, और ये जो था, है ना भाई, ये जो आप पंपिंग क्रीज देख रहे हो ना, स्टंप से और पंपिंग क्रीज के जो बीच की दूरी है, ये 1.22 मीटर है, 1.22 मीटर आपको मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मानक गेंद का वजन, मतलब औसत परिधि जरा बताओ कितनी होगी, ठीक है भाई। उसकी जो परिधि होती है वो कितनी होती है, ये 10.46 इंच से 10.90 इंच, 7.89 से लेकर 8.45 इंच, 9.45 से 10.20 इंच, या फिर आप लगाओगे 8.81 से 9.20 इंच, ये कितनी होती है जरा बताओ। शाबाश, इसकी परिधि आपको इतनी मिलेगी। और जो बॉल है उसका वजन आपको देखने को मिल जाएगा कितना, 159 से लेकर 163 ग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। इसका वजन इतना आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, और परिधि इतनी मिलती है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है, जरा बताओ क्या लगाओगे। बल्ले की जो लंबाई होती है ना, वो जरा बताइए कितनी लगाओगे आप इसमें से। 38 इंच, 36 इंच, या फिर आप लगाओगे 34 या फिर 22 इंच, ये कितनी होती है जरा बताओ सोच के इसमें से, है ना। शाबाश, कर सकते हैं।
भाई हम लंबाई ढूंढ रहे हैं, ठीक है भाई। तो आपको कितनी देखने को मिलेगी भाई? बोलता है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई जो है वो आपको कितनी मिलेगी? 32 है, 34 है, 36 है। ये कौन सी आपको देख रहे हो? बच्चे कह रहे हैं 38 है। 38 तो नहीं है ना? 38 वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, और 96 सेंटीमीटर आप बोलोगे इसको, 96 सेंटीमीटर। और इसकी बैट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 4.5 इंच होती है। 4.5 इंच इसकी आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी, है ना भाई? ध्यान रखोगे चौड़ाई, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर जिस बच्चे ने 38 बताया। बोलता है क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना? अगर हम देखें, अच्छा क्रिकेट के बैट का वजन कितना होता है? अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताओ कितना बताओगे? ठीक है, वजन कितना बताओगे क्रिकेट के बैट का? वो होता है 1.1 से लेकर 1.4 केजी के बीच का। समझ गए भाई? 1.1 से 1.4 केजी के बीच। स्टंप की ऊंचाई बताओ जरा। ये है स्टंप, स्टंप की ऊंचाई मिलेगी 28 इंच, और इनके ऊपर जो बेल्स रखी रहती हैं वो है 0.5 इंच मोटी। समझ गए भाई? ध्यान रखोगे बेल्स, ये भी आप ध्यान रखना, बेल्स। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन जरा बताओ कितना होता है? इसका वजन कितना होता है? गड़बड़ ना हो जाए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं, तो इनको हम यही निपटा लेते हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक निपटाए हुए हैं, इनको भी निपटा डालते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 159.9 से लेकर 163 ग्राम इज द राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई जरा बताइए भाई, ठीक है भाई? गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? शाबाश, कर सकते हैं इसमें से, है ना? अगर हम देखें फुटबॉल के गोल पोस्ट जो है, इसकी आप चौड़ाई जरा बता दीजिए, है ना भाई? गोल पोस्ट की वो है 7.32 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 7.32 मीटर। फुटबॉल में 395 से लेकर 450 ग्राम आपको वजन देखने को मिलेगा। फुटबॉल की परिधि कितनी होती है जी? परिधि वो होती है, अगर आप देखोगे, है ना, अगर आप देखोगे 68 से 70 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी आप ध्यान रखना, या फिर 27-28 इंच आपको देखने को मिल जाएगी। 27 से 28 इंच आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? अब हॉकी वाले की बताओ, क्या वो चौड़ा होता है या फिर कम चौड़ा होता है? हॉकी वाला आपको कम चौड़ा देखने को मिलेगा, ओनली 3.66 मीटर देखने को मिलेगा, और 11-11 इसमें खिलाड़ी होते हैं। 60 मिनट का ये गेम होता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है लॉन टेनिस में जो प्रयुक्त गेंद है उसका वजन आप कितना बताओगे? जरा बताओ, लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, लॉन टेनिस में जो हमारा ये कोर्ट है, इसकी लंबाई 13 पॉइंट, है ना भाई? 13 नहीं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इसकी आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर, है ना, वो है 23.77 मीटर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इतनी आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर 78 फीट आप बोलोगे। क्लियर हो जाएगा, 78 फीट आप बोलोगे। अगर आप सिंगल सिंगल खेल रहे हो तो 8.23 मीटर चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप इसको बोलोगे इसमें से 27 फीट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर आप डबल डबल खेल रहे हो तो 10.97 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा, या फिर आप 36 फीट बोलोगे। ओके, अब जरा बताओ इसमें जो बॉल है उसका जो वजन है वो कितना है? 57.7 से लेकर 58.5 ग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेन्स होती हैं? जरा बताओ कितनी होती है? 5, 6, 7 या फिर 8 होती है। क्रॉस लेन्स आपको कितनी देखने को मिलेंगी उसमें? जरा बताओ, शाबाश, है ना। खो खो के मैदान में, खो खो का मैदान 27 मीटर लंबा होता है और 16 मीटर चौड़ा होता है। ध्यान रखोगे, खो खो का जो मैदान है 27 मीटर लंबा होता है, 16 मीटर चौड़ा होता है। ओके, और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अब जरा बताइए इसमें कितनी आपको देखने को मिल जाएगी क्रॉस लेन्स? पक्की बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा आंसर। 8 इज राइट आंसर। 8 वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा है? इनमें से किसका मैदान है जो सबसे बड़ा है? जरा बताओ। क्रिकेट का है, पोलो का है, फुटबॉल का है, बेसबॉल का है ना भाई? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखें इनमें से कौन से का मैदान आपको देखने को मिलेगा, सोच समझ के बताओ, है ना। कौन लगा रहा है? SNN, गड़बड़ हो जाएगी। फुट नहीं है भाई, है ना भाई, है ना, फुटबॉल नहीं है। ये हो जाएगा पोलो। घोड़े पर बैठकर खेला जाता है तो घोड़े के लिए स्पेस तो चाहिए ना थोड़ा, है ना। तो हमारा राइट आंसर है, 4-4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होती है? जरा बताओ, है ना भाई, मीटर में आपसे पूछा जा रहा है। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, लंबाई उतनी रहेगी, सिंगल डबल के लिए चौड़ाई कम ज्यादा हो जाती है बस। तो लंबाई कितनी है अभी हमने देखा? 23.77 मीटर या फिर 78 फीट, है ना भाई।
78 फीट, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूर से मारा जाता है, जरा बताओ क्या लगाओगे, कितनी दूर से लगाओगे हॉकी में। जैसे ये गोल पोस्ट है भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और यहां पर है ये पेनल्टी स्ट्रोक की लाइन, ठीक है भाई, तो ये 8 गज दूरी से मारा जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 गज इज द राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, जरा बताओ किसकी, मैराथन के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है भाई। अगर हम देखें मैराथन के बारे में जरा बताओ, वो होती है 42.195 किलोमीटर लंबी होती है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। हॉकी के मैदान का आयाम जरा बताओ, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है हॉकी के मैदान की, 91.4 मीटर, और ये है 55 मीटर। तो हमारा राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। ओके भाई, बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। ओलंपिक खेलों में तैराकी की स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती हैं, जरा बताओ कितनी लेन होती है उसमें। अगर हम देखें वो 6 है या फिर आप लगाओगे 8 है, 10 है या फिर आप लगाओगे 12 है। ये कौन सी की आपसे पूछी गई है, जरा बताओ क्या लगाओगे। बोलता है ओलंपिक खेल है और तैराकी में है ना भाई, जरा बताओ कितने लेन होते हैं, जरा बताओ। उसमें 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, फिर 12 होते हैं, है ना भाई। 10 वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है 50 मीटर, चौड़ाई होती है 25 मीटर। तो इसमें 10 लेन है, प्रत्येक लेन की चौड़ाई हो गई 2.5 मीटर, है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग कितने खाने होते हैं, जरा बताओ। ये 54 होते हैं, 64 होते हैं, 56 होते हैं, फिर 72 होते हैं, है ना। अगर हम देखें वो होते हैं 64, और 32 + 32, 32 सफेद 32 काले, टोटल 64। बोलते हैं फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। अगर हम देखें जैसे फुटबॉल में गोल पोस्ट है, ठीक है, देखो 8 गज तो हॉकी वाले में थी, है ना। फुटबॉल वाले में बताओ जरा कितनी होती है, वो होती है 12 मीटर, ठीक है भाई। कहां है 12, 12 इज द राइट आंसर। 12 मीटर आपको देखने को मिलती है, इसमें 12 मीटर है, उसमें 8 गज है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या होल होते हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे। हमने हमेशा देखा है कि जो भी हमारा गोल्फ कोर्स होता है उसमें कितने छेद होते हैं, जरा बताओ, है ना भाई। गोल्फ में जो ये स्टिक यूज होती है उसको क्लब बोला जाता है, क्लब, ठीक है भाई। और गोल्फ का बड़ा मैदान होता है, उसमें कितने होते हैं, 18, 9 या 18। हमने हमेशा देखा है 9 या 18, ध्यान रखोगे, 9 ऑप्शन में होगा या फिर 18 होगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज की माप क्या है, जरा बताओ क्या लगाओगे। पंपिंग क्रीज, है ना, अभी मैंने आपसे बोला था कि यह है क्रिकेट की पिच, ओके, और यह है आपकी पंपिंग क्रीज, यहां पर है आपके स्टंप, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो स्टंप लाइन से जो पंपिंग क्रीज की लाइन है वो आपको 1.22 मीटर देखने को मिलती है, जो कि 4 फीट है दोनों तरफ, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 4 फीट, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आईपीएल 2025 सीजन में ऑरेंज कैप का विजेता ये कौन रहा है, ये मुझे आप होमवर्क के तहत बता देंगे। ओके भाई, ये थी तुम्हारी क्लास आज की। अब मैं मिलूंगा कल वाली क्लासेस में, और